इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। क्या कहेंगे, अब से कुछ देर बाद जो है वो एक अहम आला सतह का इजलास हो रहा है और रात भर पाकिस्तान ने भारत की जो वो ईंट से ईंट बजा दी है और भारत यकीनी तौर पर अब परेशान भी है और चाह भी रहा है कि दीगर ममालिक इंटरवीन करके इस मामले को सॉल्व आउट कराएं। जी बिल्कुल, बहुत मौसर पाकिस्तानी रिस्पॉन्स किया है और भारत ने जो कल से ड्रोन्स का और मिसाइल का एक सिलसिला पाकिस्तान की तरफ जारी किया हुआ था हमलों का, उसका आज ये जवाब मिल गया उनको। और हमने मिलिट्री टारगेट चूज किए हैं जो बड़ा प्रिसाइज हैं और उन इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है जो या तो उनकी लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस हैं या उनके ऑपरेशनल हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनकी पोस्टें बहुत तबाह हो गई हैं। उड़ी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है, उनका फील्ड सप्लाई डिपो कंप्लीट तबाह हो गया है। चन्ना पोस्ट उनकी, उसके बाद राब्ता वाली, फिर एक रेंज कॉन्टूर है हाजीपीर सेक्टर में, उसको हमने तबाह कर दिया है। फिर उधमपुर का जो एयरफील्ड है, उसके बाद भटिंडा, आप पठानकोट देख लें, ब्राह्मोस का बेस देख लें, फिर S-400 को जो टारगेट करके तबाह किया है हाइपरसोनिक मिसाइल ने JF-17 से। ये $1.5 अरब का एक सिस्टम है जिसपे बहुत रिलाई करता था भारत, तो उसमें से एक बैटरी को तबाह कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आई मस्ट से, और अल्लाह का बहुत करम है कि उसने हमारी पाक अफवाज की ये लाज रख ली और उन शहीदों के खून की ये वसीले से मेरा ख्याल है ये कामयाबी हमें मिल रही है। और उन बच्चों के नाम पे ये मिसाइल हैं जिनके जाने गई और जो शहीद हुए भारत की इस बर्बरियत की वजह से, आज उन्हीं के नाम से ये मिसाइल जो फतेह मिसाइल हैं पाकिस्तान के, ये भारत के जो फौजी तनसीबात हैं उनको इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। और अगर वो अकल के और होश के नाखुन ना लिए मोदी ने, तो बहुत जल्द उसको अपनी और तनसीबात से हाथ धोना पड़ेगा और लोग ये पूछने में मजबूर हो जाएंगे कि तुमने इस जंग में हमें क्यों धकेला जिसके कोई अहदाफ तुम्हारे क्लियर नहीं थे, और तुमने जो हमसे वादा वईद किए थे उस पर पूरे नहीं उतरे और हमें बल्कि इक्तिसादी तौर पे भी नुकसान पहुंचाया है और मिलिट्री तनसीबात को भी नुकसान पहुंचाया है। भारत इस जंग का, लंबी जंग का मुतामिल हमसे नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स हमसे बड़े हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अभी अमेरिका की साइड राशिद वली साहब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे। द गार्डियन ने अभी इसको कोट किया है कि भारत ने जो है वो बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तौर पर रिजर्व टेरिटोरियल आर्मी जो है उसको ऑपरेट करना शुरू किया ताकि किसी भी बड़े स्केल के ऊपर अगर जंग बढ़ती है तो वो ऑपरेट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब अगर भारत की जानिब से रिस्पॉन्स आए तो हाई वैल्यू टारगेट्स किए जाएंगे, इकॉनमी को निशाना बनाया जाएगा। क्या समझते हैं नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्टेडली हो सकती है? डिपेंड्स कि उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा। अब ये जो इतना ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है, इसके बाद वो क्या इसका जवाब देंगे? क्या वो मीडिएशन की तरफ जाना चाहेंगे, डी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहेंगे तो इसका मजीद हमला करेंगे, तो ग्राउंड से फोर्सेस लाएंगे या तो मिसाइल को दोबारा हमारे टारगेट पे भेजेंगे? उसी तरीके से फिर इनको जवाब मिलेगा। और हमारी जो ज़मीनी अफवाज हैं, पाक अफवाज, वो इस वक्त तैयार हैं। हमारे जो टैंक हैं, आर्टिलरी है, एयर डिफेंस है, वो सब डिप्लॉयड हैं इस वक्त और इनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर ऐसी कोई जंग इन्होंने मुसल्लत की, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की गलती भी की, तो वो फिर वापस नहीं जा सकेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल भी उनका हशर आपने देख लिया है कि उनकी जो ज़मीनी अफवाज ने हम पे आर्टिलरी फायर और ड्रोन और दीगर वेपन से हमला किया, उसका इतना मौसर जवाब दिया गया कि अब उनकी कई पोस्टें तबाह हो गई हैं। 50 से ज़्यादा उनके जो सिपाही हैं उनको जान से हाथ धोना पड़ा है और इसी किस्म का रिस्पॉन्स अब पाकिस्तान का होगा। ये सब मुनसर है कि अब उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा राशिद वली साहब, एक बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया पाकिस्तान ने कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। जो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझ रहे थे, आज उन्हें भरपूर जवाब मिल गया होगा। या बिल्कुल, ये तो बहुत मुतवक्को था क्योंकि जिस वक्त उन्होंने मिसाइल पे हमला किया था पाकिस्तान पे, तो उस वक्त उन्होंने ये जो न्यूक्लियर जिसको डेटरेंस कहते हैं
वो तोड़ दिया था। और जब न्यूक्लियर डेटरेंस तोड़ दिया जाए तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाती है दो न्यूक्लियर हमसायों के दरमियान। और इस वजह से पाकिस्तान ने ये रिस्पांस दिया है, और ये रिस्पांस जब गया है तो वो जो डेटरेंस था वक्ती तौर पे जो अनस्टेबल हुआ था, मेरे ख्याल में वो भारत को समझ आ गई है कि अब इस किस्म का रिस्पांस आएगा। और इतना मौसर रिस्पांस होना चाहिए कि भारत अगला कोई स्टेप लेने से कई मरतबा सोचे कि उसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी। अगर जंग को तूल देना चाहे तो क्या उसकी इकॉनमी इस चीज़ की मुतामिल हो सकती है। और नुकसान कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया भी गया है टोटल कि इतनी बड़ी इकॉनमी है। अभी तो ये हमारा जो रिस्पांस है ये इनके जो ये रीजन है हमारे जो बॉर्डर से कंटिन्यूअस हैं उस तक गया है। अगर ये डीप उनकी टेरिटरी में जाता है जहाँ की कमर्शियल हब्स हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, उस तरह के इलाके हैं, अगर वहाँ पे ये गया तो इनका इन्वेस्टर तो भाग जाएगा। और किसने हिंदुस्तान में जो इनका ख्वाब है इक़्तिसादी कुव्वत बनने का, वो एक सदा बसहरा बन के रह जाएगा। तो ये सारा अब उनका वो तो रह जाएगा इंशाल्लाह, बनना भी नहीं है। उसने जो मुआशी कुव्वत है यकीनी तौर पर जो मोदी की पॉलिसियां वहाँ पर चल रही हैं, ग्लोबल पावर्स का एक्टिव होना आप किस तरह देखते हैं? यही अमेरिका था जो कल तक कह रहा था हाँ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल पहले पाकिस्तान इंडिया के हमारा कोई वास्ता नहीं है। जी देखिए रूबियो साहब, जी हेलो, जी 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 राशिद साहब, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि रूबियो साहब की जो कॉल आई है इसको ये खुशाइंद है मगर इसको बहुत पहले आना चाहिए था। जब भारत ने मिसाइल हमारे ऊपर भेजे थे उस वक्त मेरा ख्याल है वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी, क्योंकि भारत के लिए कोई नरम गोशा था। अब जब उन्होंने देखा है कि भारत को के दांत खट्टे हो रहे हैं तो वो इस वक्त मीडिएशन के लिए उन्होंने ऑफर किया। अच्छी बात है, भारत की तरफ भी जाएं, उनसे भी पूछें, उनको बताएं कि वो होश के नाखून ले। और कहा जा रहा था कि काफ़ी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उससे काफ़ी नॉटिकल माइल करीब आ चुका था, लेकिन उसे भी तबाह कर दिया गया है बेस को। नहीं, वो विक्रांत मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना करीब आया था। वो डेली टेलीग्राफ वालों ने एक सनसनी फैला दी थी खामखा, लेकिन पाकिस्तान ने उस गुरूर को दबो दिया है। हाँ, वो गुरूर दबो दिया है। वो गुरूर इसलिए दबो दिया है कि हमारी बहरिया तैयार है, मुस्तैद है, इनके पास कैपेबिलिटीज हैं और भारतीय बहरिया को पता है इस चीज़ का। ये विक्रांत अगर इधर आएगा तो उसकी कुछ कमजोरियां हैं जो हमें मालूम है, हम उन कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करके उसको तबाह भी कर सकते हैं। अगर वो तबाह हो गया तो ये इतना बड़ा नुकसान होगा कि भारत उससे कई दहाइयों तक उस नुकसान से निकल नहीं सकेगा। आपने बात की राशिद साहब कि हमें दुश्मन की कमजोरियों का पता है, विक्रांत के अलावा और भी जो फजाइया में और जो बड़ी अफवाज के अंदर भारत में कमजोरियां हैं वो भी पाकिस्तान को पता होंगी यकीनन। जी बिल्कुल, देखिए ना बहुत से सरप्राइजेज अब उसको मिले हैं। कौन सोच सकता था कि राफेल जैसा 5th जनरेशन जो जेट है वो ऐसे गिरेगा जैसे कि ये पतंग गिरती है कट के। और ये ऐसा मौसर लीथल रिस्पॉन्स उनको मिला है कि पाकिस्तान का रेडार कवरेज, इनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी, इनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, पूरा एक किल सिस्टम है जो पाकिस्तान ने बनाया। सिर्फ प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की पाकिस्तान ने। और ये एक पेशा वराना आर्म फोर्सेस का खासा होता है। इसी तरह अब ये कौन सोच सकता था कि S-400 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, जिसका बहुत लॉन्ग रेंज और बड़ी सोफिस्टिकेटेड कैपेबिलिटी है एयर डिफेंस की, उसको तबाह कर दिया जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ। और हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के गिने चुने ममालिक के पास है, किसी को पता भी नहीं था पाकिस्तान। राशिद वली जंजुआ साहब, मैं आपको रोकूंगा, आप भी और हमारे तमाम तर पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया देख ले, अगर कोई ये समझा था कि पाकिस्तान उन शोहदा को है तो फिर वो उसकी भूल थी। ये वो मिसाइल उन तमाम तर शोहदा के नाम के जो भारत ने शहीद किए, ये मिसाइल हव्वा बीबी के नाम, उर्वा जुबैर के नाम, मोहम्मद बिन जुबैर के नाम, उवैम जुबैर के नाम, उमर जुबैर के नाम, उमर मूसा के नाम और उस मासूम प्यारे भोले भाले इर्तजा के नाम जो भारतीय बर्बरियत और जुल्म का निशाना बनाए। आज पाकिस्तान ने इन शहीदों का बदला ले लिया है। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। ये है वो तमाम तर नाम के जिनके नाम पे
वो मिसाइल चलाए जो अब हम आपको दिखाएंगे कि जिसकी वजह से भारत की दिल्ली में थरथल्ली मच गई है। ये तमाम तर नाम देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये वो तमाम तर शोहदा जो रात की तारीकी में भारत ने शहीद किए, और ये हम आपको दिखा रहे हैं इनके नाम से मंसूब ये है वो हमला कि जो किया गया तो भारत की ईंट से ईंट बजा दी गई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत अब दोजानो होकर, भारत घुटनों पे आकर तमाम तर बड़ी ताकतों के पास जा रहा है। राइट, बिल्कुल ये वो मनाजिर है जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज किया गया, और ऑपरेशन फतेहवन, ये जो मिसाइल था इसका नाम फतेहवन है। इस मिसाइल से 3 मिसाइल दागे गए थे उधमपुर एयरबेस पर, जिसके बाद में भारत का तमाम गुरूर खाक में मिला, और भारत के तमाम ही जो बड़ी मिलिट्री एयर बेसिस थी, जहां जहां से हमारी मसाजिद को निशाना बनाया गया था, उन तमाम तर बेसिस को उड़ा कर रख दिया था। आप इस मिसाइल की लॉन्चिंग जब हुई थी उस वक्त के मनाजिर देखिए। रात की बुजदिली में बुजदिल दुश्मन के वार, उसका दिया है पाकिस्तान की सीसा पिलाई दीवार ने जवाब। ये हैं वो नाम कि जिनके नामों से मंसूब ये तमाम तर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, और जब ये मिसाइल फायर किए तो ये नाम लिख के किए गए हैं। ये हैं वो तमाम तर शोहदा कि जिनका खून पाक फौज, पाक अवाम ने रायगा नहीं जाने दिया है। हव्वा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, अवैम जुबैर, उमर जुबैर, उमर मूसा और इर्तजा, आज इनके नामों की, आज इनकी शहादत की, आज इनके लहू की लाज रखी है इस कौम के आहन सिफत बेटों ने। वो आहन सिफत बेटे कि जो अपने 25 करोड़ अवाम के हमरा आहनी दीवार बन गए। ये आहनी दीवार आज से नहीं, रोजे अजल से है, रोजे अबद तक रहेगी। ये आहनी दीवार, इसका मुजाहरा 48 से लेके 65 तक, 65 से लेके 71 और 99 तक अय्यार दुश्मन ने किया। लेकिन अब जिस बुरी तरीके से दुश्मन कांप रहा है, कह देना चाहिए यहां पे, मशहूर तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन अब कांपे टांग रही है दिल्ली में। दिल्ली में मची हुई है थरथल्ली, और ये इन नामों की वजह से है। इन नामों के सदके आज पूरी कौम खड़ी है और भारत को बता रही है कि अब की बार दोबारा दुश्मन ने ऐसी गलती भी की तो उनको वो जवाब दिया जाएगा, हर तरीके से जवाब दिया जाएगा। बहरी रास्ते से दिया जाएगा, बर्री रास्ते से दिया जाएगा, फिजाई रास्ते से दिया जाएगा। इस कौम का बच्चा, बूढ़ा इससे जो बन पड़ेगा वो कर गुजरेगा, क्योंकि ये अर्ज पाक, ये अर्ज वतन ऐसे ही नहीं बन गया, किसी ने झोली में नहीं डाल दिया। लाखों कुर्बानियों के समर से बना है ये पाकिस्तान, हजारों महाजरीन की आओबुका से बना है ये पाकिस्तान, लाखों लोगों का खून इसमें शामिल है। तभी तो आज खड़ा है पाकिस्तान अपने इन गयूर अवाम और आहन सिफत बेटों के दम पे, कि जिन्होंने क्या कुछ मारा। आइए अब आपको बताते हैं। ये तो अजान होते ही मुजाहिदों ने फतेहवन मिसाइल दे मारा भारत पे, और उसके बाद सप्लाई डिपो उड़ी का उड़ाया, ब्यास में ब्रह्मोस के भरम को भ्रम कर दिया, उधमपुर एयरबेस को नीस्तो नाबूद कर दिया, आर्टिलरी गन पोजीशंस को भी खासो खाशाक किया, अवंतीपुर एयरफील्ड तबाह बर्बाद, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस राजौरी सेक्टर तबाह बर्बाद, सिरसा एयरफील्ड तबाह बर्बाद, और इसके साथ साथ दिल्ली की फिजाओं में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाज जब देखी गई तो वो दिल्ली से लेके गुजरात तक, और गुजरात खास तौर पे गुजरात जो है बुचर ऑफ गुजरात का घर, वहां पे पाकिस्तानी ड्रोन्स गए और यकीनन वहां के लोगों को कहा होगा केम छो, मजामा छो, पाकिस्तानी ड्रोन आ गए हैं और अब खैर नहीं है उन तमाम दिलों की जिन्होंने रात की तारीकी में इस अर्ज़े वतन की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की। वो भूल गए थे कि ये अर्ज़े वतन उस राजा अजीज भट्टी शहीद की है जिसने सीने पे गोला खाया। ये अर्ज़े वतन उस MM आलम की है जिसने अददी बरतरी के बावजूद 1 मिनट के अंदर 5 भारतीय जहाजों को मच्छरों की तरह गिरा दिया।
और उसी MM आलम की रूह आज निहायत खुश होगी कि जब पाक फिजाइया ने एक नहीं, दो नहीं, 5 तैयारे दोबारा गिराए और उन तैयारों में वो तैयारे थे जो मोदी, राजनाथ सिंह, अजित डोवल के मुताबिक लीमू मिर्च लगा के, तिलक लगा के यहां भेजे गए थे। पाक फिजाइया ने ठीक ठीक जवाब दे दिया है कि इनको लीमू मिर्च और मसाला लगा के हैंगर में ही रखें, क्योंकि अब अगर ये फिजा में आए तो पाकिस्तानी चाय के साथ इन तैयारों का पकोड़ा बनाएंगे और पेश करेंगे। साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस सिचुएशन पे बात करेंगे। अच्छा साहब, यकीनी तौर पर जवाब मिल गया होगा हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वालों को। शामुल हक साहब, यकीनी तौर पर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वालों को आज भरपूर जवाब मिल गया होगा। हम बात करें, जवाब आप बात करें तो और बात करें तो शायद वो कहेंगे जी देखें तो दुश्मन ऐसी बात कर रहा है। मुझे हिंदुस्तान में बैठे हुए जो थोड़े से रीजनेबल उनके जिसको कहना चाहिए डिफेंस एडवाइजर हैं, फॉर्मर और मुबस्सिर हैं और जो समझते हैं, उन्होंने क्या कहा था, जिसमें परवीन साहब भी कुछ और लोग भी शामिल हैं, वो बार बार हिंदुस्तान की हुकूमत को ये कह रहे थे कि ये मिस कैलकुलेशन मत करना, ये मिस एडवेंचर मत करना, पाकिस्तान की अफवाज को, उसकी ताकत को कम मत समझना, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए मसाइब और मुश्किलात होंगे। वो देखिए आज बात साबित हो गई है। और देखें झूठ का तो जवाब ऐसा काम चलाया उन्होंने कि आज लेटेस्ट ये किया उन्होंने, BBC उर्दू का ट्विटर अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया कि किसी को भी पता ना चले कि सच्चाई क्या है। तो देखें ये कब तक झूठ को छुपाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस स्ट्रेन का मुजाहरा किया, आपने देख लिया, इतना कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान ने इसको कहना चाहिए कि जो फौरी तौर पे रिएक्ट करना चाहिए ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के लोग एजिटेट हुए कि जी जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। आज देखें जवाब दिया है कि और चुन चुन के 20 से ज्यादा मिलिट्री जिसको कहते हैं इंस्टॉलेशन उनको तबाह किया गया। ये आई ओपनर है उनके लिए। अभी देखने वाली बात यह है कि इसके बाद क्या इसको एस्केलेट करेंगे। और आप मार्को रूबियो ने जो फोन करके पहले तो खामोश हो गए थे फॉरेन मिनिस्टर, शायद हिंदुस्तान को थोड़ी सी शेर मिल रही थी कि जी ठीक है कुछ कर ले। अब जब उनको पता चल गया कि भाई ऐसा नहीं है, ये गजा नहीं है और ये ना ही कुछ सीरिया है, आप आसानी के साथ मसाइल हल कर सकते हैं, ना ही ये ईरान है, तो देखें अब उनको ये बात समझ आ रही तेजी के साथ। तो अब इसहाक डार साहब को मार्को रूबियो कह रहे हैं कि जी हाथ थोड़ा रखें, जरा देखें क्या होना चाहिए, बातचीत का दरवाजा खोलें। और भाई हम तो डे 1 से बातचीत का दरवाजा खोलने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान डे 1 से कह रहा है कि ये झूठ बंद करें। और अब देखें ना, आज अब कितने दिनों के बाद, ये 22 तारीख को वाकया हुआ, कल स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने पहली मरतबा ये बात की है कि जी पाकिस्तान की इस बात पे वजन है कि एक इंडिपेंडेंट शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। ये काश जब पहले किया जाता तो शायद इतनी बात ना बढ़ती। अब किया ना, अब उनको समझ आ रही है कि पाकिस्तान का नुक्ता नजर बिल्कुल ठीक है। अब सारी दुनिया भी कह रही है। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल को देख लें क्या कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट की लेटेस्ट स्टोरी देख लें, BBC को देख लें, बाकी सब क्या कह रहे हैं। अब उनको बात समझ आ रही है कि भी झूठ हमने बहुत फैलाया था, हमारी बात सुनी गई और शायद नरम गोशा भी था फैसल उनके लिए, हिंदुस्तान के लिए अमेरिका का। अब बात आगे चली गई है। अब देखें ना, वो भारत का जो जिसपे बड़ा मान था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो लिया होता $1.4 बिलियन का उन्होंने रशिया से, वो कहाँ गया। एक भी मिसाइल को हमारे रोक सके, नहीं रोक सके। चुन चुन के जो आदाब मुकर्रर किए गए थे वो मुकर्रर आदाब जो है ना वो हासिल किए गए। पाकिस्तान का जो अल्फता जो नया मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल आदमपुरा में जो उसने तबाही फेरी है, मेरे ख्याल है ये आई ओपनर है। इसके बाद भी अगर वो समझते हैं कि हमने एस्केलेट करना है तो पाकिस्तान हाजिर है। पाकिस्तान दुनिया को बता चुका है। कल जिस तरह सऊदी वज़ीर खारजा वापस गए हैं, पता चल गया उनको कि पाकिस्तान का नुक्ता बड़ा स्ट्रांग है। भाई ठीक है, अब वीक विकेट पे हैं, हमारे अंदरूनी हालात कुछ ऐसे इक़्तिसादी हालात हो गए कि पाकिस्तान रिस्क नहीं लेता। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि भाई हम इस पोजीशन में नहीं है, हम नहीं लड़ना चाहते, हम अपनी इक़्तिसादी हालत को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जंग थोप के आप अपने अहदाफ हासिल करेंगे तो नथिंग डूइंग। लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ने, स्वीडन का जो डिफेंस का इंस्टीट्यूट है उसने बता दिया है कि पाकिस्तान को अगर आप समझेंगे हल्का है तो आपकी भूल होगी। ठीक है, पाकिस्तान 10 गुना छोटा हो सकता है आपसे, लेकिन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बड़ी सुपीरियर है, पाकिस्तान का मिसाइल बड़ा सुपीरियर है। वो इतना जबरदस्त है कि अमेरिकी आज सवाल कर रहे हैं कि जी आपके मिसाइल तो 2700 किलोमीटर तक जा सकते हैं, यानी वाशिंगटन तक आ सकते हैं। पाकिस्तान उनको कह रहा है आपके लिए नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपको खतरा है तो आ जाए, नो वॉर पैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि इस वक्त हम दिखाना भी सुनाना चाहेंगे कि वो भारतीय मीडिया जो कराची से लेकर लाहौर तक को फतह कर चुका था, अब उसका हशर क्या हुआ है।
भारत ने पिछले कई दिनों से तमाशा लगा रखा था, और जिस तरह वो हट धर्मी कर रहे थे, जिस तरह वो दरअंदाजी कर रहे थे, और जिस तरह वो एब्सोल्युटली इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये वो तमाम तर भारतीय मीडिया के क्लिप्स हैं, क्योंकि भारत ने तो ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कहां तक ब्लॉक करेगा। तो वो क्लिप्स भी हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी कि किस तरीके से वो मीडिया जो कि शादियाने बजा रहा था, जो दोनों हाथ फजा में बुलंद करके कह रहा था कराची का जो पोर्ट है वो तबाह कर दिया, लाहौर में, बल्कि कहना यह चाहिए सर एहतशाम साहब कि पहली बार लाहौरियों को भी पता चला होगा कि उनके पास कोई पोर्ट है, फैसलाबादियों को पता चला होगा कि वहां पे कोई समंदर बहता है। भारतीय मीडिया जो बस में आया बेपरकी उड़ाता रहा। हालत यह है कि अब उनके अपने लोग उनकी जान पे बनाए हैं कि वो पायलट तो दिखाएं जो आपने पकड़ा था पाकिस्तान का, वो F-16 वो F-17 तो दिखाएं जो आपने तबाह किया था। हम शायद कुछ देर में कुछ दिखा भी सकते हैं एहतशाम साहब। फैसल, अब वहां पे जो सफे मातम है ना, जो थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा तो सैटेलाइट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, हमारा नेविगेशन का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, ये कैसे पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान ने कैसे उसके मिसाइल जो है ना, एक भी मिसाइल ऐसा नहीं है जो अपनी जगह पे इतना किया हो। तो देखें, ये इसको कहते हैं मिस कैलकुलेशन। सामने वाले को देखें, एक मिसाल, बड़ी क्रूड सी मिसाल दी जाती है फैसल, अमेरिका बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ा, अमेरिका वही बात कर रहा है जो सारी दुनिया कर रही है। यूरोपियन यूनियन को आपने देखा, जयशंकर कहते हैं जी आप हमें एडवाइस मत करें, हमारे साथ खड़ा होगा, कहते हैं जी हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, दायरादारी की बात करें आप, वो होगी उसको हम सुनेंगे। इसी तरह आप देख लें रशिया और चाइना जो अभी जो मुलाकात हुई है उनकी, वहाँ गए हुए जी जिनपिंग सदर अपना मॉस्को गए हुए देखने के लिए, इंटरनेशनल परेड देखने के लिए गए, जो दूसरी जंग जीती थी उन्हें दूसरी जगह दी। वहां से जो खबरें आ रही है वो भी बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि रशिया भी उस तरह हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, चाइना ने रशिया को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब देखें, पाकिस्तान ने सफारती सतह पे, मीडिया की सतह पे, और आज तो आपने देखा कि पहले तो नफ्सियाती बढ़तरी हमने दिखाई, फिर इसके बाद मिलिट्री सुपरियॉरिटी को दिखाया आपने, और जो चुन चुन के अहदाफ मारे गए, इसके बाद तो पाकिस्तान ने खुद अब हाथ थोड़ा रख लिया। अब पाकिस्तान इंतजार करेगा कि क्या इसके बाद खामोश होते हैं। हमारे मासूम लोगों को मारा, जिनके बारे में बड़ा खूबसूरत तरीके से फैसला आपने बताया, हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म किया गया, शहीद किया गया, उसका जवाब आया। यानी और तो और पाकिस्तान के अवाम जो है ना, वो इतने एजिटेट हो चुके थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं देता। लेकिन आपने देखा कि हमने वो काम नहीं करना कि हम बगैर सोचे समझे, बगैर मनसूबाबंदी के काम करें। तो आपने देखा जनरल अहमद शरीफ ने क्या कहा था DDISPR ने, कि जब हम कुछ करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा, हमें झूठ बोलने की या आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हुआ, देख लें आज आहिस्ता आहिस्ता आज इंडिया का कुछ मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि कौन कौन सी जगह जो है बाकी तबाह कर दी गई है। तो अभी देखें, सेंस प्रिवेल नहीं कर रही। फॉरेन कैपिटल में इस वक्त यही बातें हो रही है कि इंटरवीन की जाए, दोनों को रोका जाए, वरना ये दोनों न्यूक्लियर पावर जो है, ये जंग इस रीजन में रहेगी, बियॉन्ड इस रीजन के चली जाएगी, फिर सबके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फैसल कि जिस तरह चीन आईनी तौर पे हमारे साथ खड़ा है, चीन ने हमें इतनी बड़ी सपोर्ट की है, जो अब इंटेलिजेंस का नेटवर्क वो हमें सपोर्ट करता है। मुझे नहीं पता है, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, एक आम शहरी की तरह मैं कहूंगा। इस तरह से जो हमको बार बार उनके लोग कह रहे हैं कि जब चाइना ने कहा था, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि चीन पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है, वो कहते हैं इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब पता है कि जंग में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। वैसे भी देखें, जिस तरह हिंदुस्तान को फैसल तैयार किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, तो ये कभी हो नहीं सकता कि चाइना वो ब्लिंक कर जाए, चाइना खामोश हो जाए और वक्त पे पाकिस्तान की सपोर्ट ना करे। तो ये तो है हमारे लिए कि ये होना ही होना है। अच्छी बात यह है कि दुनिया जहान का असला उनके पास पड़ा हुआ है। आप देख लें, वो हंस रहे हैं कि क्या गई फ्रेंच मिजाज, वो आप देख लें फिफ्थ जनरेशन जहाज से उनका क्या हाल बना कि आज दुनिया में मजाक बन के रह गया। उसके बाद रशियन मिग देख लें, उनका क्या मजाक बना है। और उसके बाद अपना उनका जो लोग कहते हैं लड़ाई के काबिल नहीं था, 80% 70% ऑब्सोलीट उनका असला है। वो कहते हैं आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मोदी आपको याद है 2019 में कहते थे कि जो हमारे पास ये नहीं है, राफेल बनता तो हम ये कर देते। आज पूछे वो 56 इंच की छाती कहाँ रह गई है? जवाब दे ना, पाकिस्तान जवाब दे रहा है। और मुझे आज चौथा राफेल है श्याम साहब, अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह खबर कंफर्म हो जाएगी, चौथा राफेल गिरा दिया। अच्छा, बात यह है कि जवाब की आप बात कर रहे थे श्याम साहब से कुछ देर पहले, जवाब तो पाकिस्तान ने ऐसा दिया है कि वो इंटरनेशनल पावर्स, खासतौर पर अमेरिका, जो ये कह रहा था कल तक कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मार्को रूबियो ने फौरी तौर पर हमले के बाद में, जवाबी हमले के बाद में फोन किया है आर्मी चीफ को, नायब वजीर आजम को। देखें, पहले तो जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि लेट देम फाइट,
यस, आपको याद है ना, वो भी तंग आए हुए थे कि उन्होंने कहा यार लड़ते तो लड़े, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक किस्म की शय भी थी, सॉफ्ट कॉर्नर भी था हिंदुस्तान के लिए कि ठीक है थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं तो कर लें, अब देखेंगे ज्यादा बात होगी तो बीच में आ जाएंगे। आज ज्यादा बात हो गई ना। 2 दिन से पाकिस्तान कह रहा था, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को जो पैगाम देके भेजा गया है, मैं आपको खबर के तौर पे बता सकता हूं कि सारे दुनिया के कैपिटल्स को इंक्लूडिंग सऊदी वज़ीर ममलकत को बता दिया गया जी कम वक्त में पाकिस्तान इसका जवाब देगा। अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान अब खामोश हो जाए तो नहीं होगा। आज आपने तो अच्छा साहब कल ये खबर दे दी कि किंग सलमान हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, किसी का भी फोन आ जाए पाकिस्तान ने अब रिटेलिएट करना ही करना है। जी जी, वो रिटेलिएशन हुआ और अनप्रोवोक्ड था ये सारा कुछ जो किया गया। पाकिस्तान नहीं चाहता था सब कुछ हो और ये हुआ। उसके बाद आप देख लें, अब जिस तरह अभी बात कर रहे हैं फैसल के थरथली मिची हुई है, वाकई मिची हुई है थरथली। अब उन्हें नहीं समझ आ रही क्या किया जाए। अब वहाँ पे जो लोग हैं बनिया, उसको वहाँ पे पैसों की पड़ गई है, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। अब उनको नजर आ रहा है कि जी अब क्या होगा, ये हमारा टेक्नोलॉजी का मैदान किधर जाएगा जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर वो कमाते हैं अपना क्या कहते हैं अमेरिका के साथ मिलके, उसका क्या बनेगा। तो अब देखें ना, सिचुएशन सीरियस हो रही है, लेकिन अभी ये वक्त है जब आप मैं बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मामला रुका हुआ है। पाकिस्तान ने सुबह पहले 1-1.5 घंटे में अपना काम दिखा के अब आप पाकिस्तान ने कह दिया जी हमने हिसाब चुका दिया, इसके बाद आप कुछ करेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है। उसके लिए भी आप देखते हैं हिंदुस्तान में आवाजें उठ रही हैं कि जी नो एनएफ इज एनफ, स्टॉप इट। अगर आप चाहते हैं कि आपका शाइनिंग इंडिया, वो पंजाबी कहते हैं, टोटल बढ़ गया तो फिर आप आगे जाएं, वरना खामोश होकर बैठ जाएं। ये सूरत हाल बन रही तेजी के साथ। और इसमें एहतशाम साहब नाउ अब ये सिचुएशन बन रही है कि जैसे आप खुद भी कह रहे हैं, क्या स्टॉपेज पॉइंट है। हम यही सोच रहे हैं कि भाई क्या है स्टॉपेज पॉइंट आखिर इस चीज़ का। बिकॉज आपने हमला किया, हमने उसका जवाब दिया, आपने ड्रोन भेजे, हमने भी ड्रोन भेज दिए। हाँ, ये है कि फिर जीत कौन रहा है वो फिर पूरी दुनिया देख रही है। सो व्हाट इज द स्टॉपेज पॉइंट, कहाँ जाके रुकेगा ये मामला। बिकॉज एन आई फॉर एन आई और टूथ फॉर अ टूथ तो होता रहेगा, बट यू नो व्हाट, एन आई फॉर एन आई वाली चीज़ पे जाएंगे तो द होल वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड देन। सो क्या है स्टॉपेज पॉइंट, या फिर आप समझते हैं कि भारत अब इससे कोई एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहा है, नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी कोई एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहा है। स्टॉपेज पॉइंट फैसल एक ही है, जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान ने आज जवाब दिया है, ये भरपूर जवाब जो हिंदुस्तान को मिल गया है, उसके बाद से वहां पर क्या ये बातें हो रही होंगी कि भाई अब थोड़ा सा पीछे हट जाए और फिर मौका की तलाश करके जो आपने अहदाफ हासिल करने हैं करें। लेकिन ना 2 दिन हो गए हैं, बल्कि आज देखा जाए तो तीसरा दिन था कि इन्होंने आज आपने देखा कि अपना पिंडी के एयर बेस पे कुछ मिसाइल मारने की कोशिश की, ड्रोन। अब उसका तो जवाब फिर आना था। 2 दिन से पाकिस्तान पूरी दुनिया को फैसल बता रहा था कि हम ही रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हिंदुस्तान नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो, हम नहीं चाहते। आपकी शय पे हिंदुस्तान यहाँ तक आ गया है। अब आप देखें क्या है। लेकिन ना मैं जो बार बार इस बात की खुशी हो रही है कि सफारती सतह पे आज जो नोटिस किया जा रहा है, आज ये पहलगाम जो है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ हमारे लिए फैसल। अब सारी दुनिया देख रही है कि ये 2002 से ये 8वां ब्लफ खेला गया है, 8वां ये पहलगाम जो है ना, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया पूरी वो। उसके बाद दूसरे तीसरे जितने भी आपने देखने हो गए, हर दफा जो है ना हिंदुस्तान खड़ा था। बाकी यह है कि असल काम तो दिखाया था। आपको याद होगा 2000 में जब आप क्लिंटन आ रहे थे हिंदुस्तान और छत्तीसपुरा में 37 सिखों को मारा गया था, और मेडेलिन ऑब्राइट जो है वो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी किताब माइटी ऑफ द ऑल माइटी, उसमें उन्होंने कह दिया था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने बता दिया था क्लिंटन को कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये खुद करवाया। उसके बाद से दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया है कि ये खुद करवाते हैं। ये हिंदुआता की एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई है पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने, जनाब ये कहते हैं कि हम एक हिंदू स्टेट बनाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि तो अब लेटेस्ट तो ये है कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक नक्शा बना के रख दिया है फैसल, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सबको शामिल किया है कि कल ये शामिल हो जाएंगे। जी जी। तो अब यह है कि इनके लिए मुश्किल है, अब देखना यही है कि वो अब आगे क्या करते हैं। ठीक, अच्छा हम सब पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को किस तरह देखते हैं। भारत ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तो हमारे मासूम बच्चों को, ख़वातीन को और मसाजिद को निशाना बनाया गया था, 79 सिविलियंस को निशाना बनाया गया था। जबकि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया है वो जंगी कवानीन से हट कर नहीं किया है। हमने सिर्फ मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। देखें जवाब, आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन का कहता है कि सेल्फ डिफेंस में आप पे हमला करें तो आप उसका जवाब दे सकते हैं।
वो हमने बड़ा खूबसूरत तरीके से पूरी दुनिया को एतमाद में लेके, पिक्चर में लेके, लूप में लेके, सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल कैपिटल्स को बता के, सबूत दे के, अल्हम्दुलिल्लाह जनरल अहमद शरीफ ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चट्टा बट्टा खोल के रख दिया। फैसल दुनिया जान के इंफॉर्मेशन दे दी कि ऑडियो वीडियो सारी की सारी बता दी कि हिंदुस्तान की तरफ से क्या हो रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब का जो आज का ट्वीट है कि वो जो कहते हैं हम पे कर्ज था, हमने वो चुका दिया है। अब कर्ज तो चुका दिया है, अब हम यही कह रहे हैं कि भाई हम एस्केलेशन नहीं चाहते। 2 दिन से तुम कर रहे थे, उसका हमने जवाब दे दिया। आपकी 20 से ज्यादा बड़ी इंस्टॉलेशन जो है ना, हमने उनको हिट किया, उनको तबाह किया। आप पे जिस पर बड़ा मान था सेटेलाइट और नेविगेशन सिस्टम का, उसको हमने तोड़ दिया लेके। सर हमारे साथ ही रहिएगा। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय ज़ाहिर शाह शिराजी एज वेल। ज़ाहिर भाई फील्ड पे आ गए हैं आप क्या? मैं देख रहा हूं आपको, इरादा विरादा रखते हैं क्या? यूनिफॉर्म पहन के आप निकल तो नहीं रहे? आपसे पहले हो रही थी बात, आप कह रहे थे कि पश्तून हो सकता है क्रॉस कर जाए एलओसी, आप भी तो नहीं है उनके हमरा? मुझे लगता है ऐसी है, पठानों के साथ चले जाना चाहिए मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली ज़ाहिर भाई, वंडरफुल सीन्स। और ये कहते हुए हमें ये खुशी नहीं हो रही है कि जंग में किसकी फतह होती है, जंग फातेह नहीं होती है, लेकिन कभी कभी दुनिया को और अपने दुश्मन को ये दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप हमारी अमन की कोशिशों को कमज़ोरी समझते हैं तो फिर ये आपकी भूल है। पाकिस्तान पिछले मुसलसल 3 दिनों से भारत की इस भूल को उन्हें बार बार रिमाइंड करवा रहा है। आई थिंक नाउ इट्स इनफ, क्योंकि खुद अंदर भारत से आवाज़ें आ रही हैं, उनके जाफी आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत नहीं है और मजीद कैपेबिलिटी नहीं है, बंद कर दीजिए हमारा मजाक उड़वाना पूरी दुनिया में। जी जाहिर। देखिए फैसल, मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ ये है कि एक जो मिथ था शायद हिंदुस्तान ने अपना बनाया हुआ कि वो एक जो है वो अनराइवल्ड पावर है एशिया की, और उसका मुकाबला तो चीन और बड़े लोगों के साथ है। काउंटर अटैक किया है, रिएलिएशन की है इंडियन एग्रेशन के खिलाफ, उसमें एक बड़ा हाई वैल्यू जो टारगेट है और कोई हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी टारगेट किया गया है। और आप देखेंगे कि कुछ टाइम में शायद इसकी कंफर्मेशन आपकी इंडियन मीडिया की जानिब से आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इंडियन डिफेंस सिस्टम 400 को टारगेट किया गया है, उसके राफेल एयरक्राफ्ट को टारगेट किया गया है, और बाकी आप देखें मेरे ख्याल में जितना इस वक्त वेस्टर्न जो असला था वो यूज़ करती रही है इंडिया। बिल्कुल, जाहिर साहब से बात करें, कोई टेक्निकल इशूज़ है। अच्छा साहब, अब जो सिचुएशन है इसको डीएस्केलेट करने का जो प्रेशर है वो आप क्या समझते हैं भारत पर यकीनी तौर पर ज़्यादा होगा? यस, अब जिस तरह मार्को रूबियो ने जौहर अपना जवाब बात की है इशहाक डार साहब से, पहले तो खामोश हो गए थे, अब उसके बाद से लग रहा है कि वहाँ पे भी सेंस प्रिवेल कर रही है। उन्हें भी अंदाजा हो रहा है कि जी प्रोबेबली जोक हैज गॉन टू फॉर ऑफ, तो इसको अब वापस लाने की जरूरत है। देखिए ना, उनको भी अपने, अब ऐसे तो ठीक है प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने ज्यादा मसरूफ हैं, उनका यूक्रेन का मामला हो, चाइना को आइसोलेट करने का मामला हो, और इंटरनली उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। उनका ये ख्याल था कि ये अपने तौर पे लड़ लुड़ के ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको ये अंदाजा था कि थोड़ी सी जो बैकिंग की है उसका फायदा नाजायज उठाने की भारत ने कोशिश की। और तो और आपने देखा फैसल और जवाब के कल इन्होंने पूरा जोर लगाया कि IMF का पैकेज जो है ना $1 बिलियन दूसरी किस्त का ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा $1 बिलियन की हमें किस्त मिल गई, $1.4 बिलियन का एडिशनल हमें जो क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है वो भी मिल गया। तो देखिए ये सब चीजें बता रही हैं कि सफारती सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह ये 2019 नहीं है भाई, ये 2025 है। आप कामयाब हो गए और तो उस वक्त अब सूरत हाल तेजी से बदल रही है, अब दुनिया समझ रही है, दुनिया आपसे भी सवाल कर रही है। दुनिया पहलगाम के बाद वो लोग दिखा रहे हैं बार बार, उनको अंग्रेजी तर्जमा करके उनका जो वहाँ पे कश्मीरी बात कर रहे हैं कि भी 7 लाख फौज रखने के बाद इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, और लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो जिंदा है मियाँ बीवी, आपने उनको भी मार दिया था लेके। और फिर ये सवालात का जवाब हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आ रहा। जो सवाल पूछता है उसको कहते हैं आप गद्दार है, पाकिस्तान चले जाओ। अब ये कहाँ तक करेंगे? मीडिया का मुंह बंद कर दिया। लेटेस्ट आप देख ले, उन्होंने करण थापर की वो वाइस बड़ा शानदार प्रोग्राम करते हैं, उनका वो बंद कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू दिखा रहे थे, परवीन साहब बड़े जबरदस्त डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने कहा था कि मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान को हल्का मत जाने, आपकी जड़ों में पाकिस्तान बैठ जाएगा। उन्होंने उसका प्रोग्राम भी बंद कर दिया। बीबीसी का उर्दू ट्विटर अकाउंट आज बंद कर दिया। और दूसरी तरफ आप देख ले, कोई भी उनके मीडिया में कोई बात नहीं करता, बल तो जरूरत नहीं करता। उसकी वजह यह है फैसल और जवाब के 80% मीडिया अंबानी और अडानी ग्रुप जो है दोनों, उन्होंने खरीद लिया है। एनडीटीवी एक जमाने में बड़ा इंडिपेंडेंट होता था, वो भी उन्होंने खरीद लिया है। ये जब बनिया जो है ना, ये चीफ एडिटर बन के बैठ गया, वो कहता है मैं जो कहूंगा वो करना है। वो मोदी से माली फायदे उठा रहे हैं,
कॉर्पोरेट सेक्टर के फायदे उठा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी की हुकूमत जो कहती है वो कर रहे हैं। तो वहां तो अब देखें कोई जर्नलिज्म नाम की चीज नहीं रही। वहां तो कोई ऊंची आवाज से बोलता है उसको दबा दिया जाता है, घर में जाकर उनको मारा जाता है। वो खातून उसको मजबूर करके एक बयान दिलवाया गया जिसने सवाल किए थे कि भाई ये जो आपने 2000 से शुरू होकर अब तक सारे के सारे आपने युद्ध खुद करवाए हैं, नाम पाकिस्तान का लगाते हैं, उसको सुना है, उसके घर वालों को मजबूर करके उससे बयान दिलवा दिया, हाँ जी अच्छा है कि पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, बनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब लोग नहीं डर रहे। वहां पे आप देख लें खवातीन जर्नलिस्ट कम है, वो बड़ा टफ टाइम दे रही है उनको। लेकिन मोदी के आप देख लें एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम बना दिया वहां पे, वो ऐसी फासिस्ट गवर्नमेंट बना दी है लेके। ये मोदी वो बुली है कि जिसको बात नहीं करने देता और अक़लियतों को तो मार ही रहे हैं। आपने देखा 2 सालों में 150 से ज्यादा गिरजाघर तबाह कर दिए उन्होंने। सिखों की जनाब आप देख लें मजहबी जमात अपने जगहों को तबाह कर रहे हैं। इस तरह और तो छोटी जात के जो निचली जात के हिंदू है वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है अब ये स्टेट डिपार्टमेंट की लगातार तीसरी रिपोर्ट जो आई है ह्यूमन राइट्स के बारे में, कश्मीर के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में, उनको इस पर बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान से ज्यादा हम पे किस्म किया गया। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुस्तान में जो अक़लियतों के हकूक छीने जा रहे हैं वो उसको देखने की जरूरत है। तो ये पहली मर्तबा बड़ा शदीद दबाव आया उनके ऊपर, सफारती सतह पे, मीडिया की सतह पे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके जो बड़े 5-6 जिनको समझते थे कि हमारे करीबी हैं, जिसमें हिंदुस्तान था, अपना ये अमेरिका था और यूरोपियन यूनियन था, रशिया था, वो बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़े। तो ये हिंदुस्तान की आइसोलेशन है, उनकी बहुत ज्यादा हुकूमत हो रही है। बिल्कुल ठीक है। वी हैव ज़ाहिर शाह शिराज़ी बैक अगेन। ज़ाहिर अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा एंड देन जो बात कर रहे हैं एहतशाम उल हक साहब भी कि नाउ द बॉल, जो इसहाक़ ने भी कहते हैं नाउ द बॉल इज इन इंडियाज़ कोर्ट, वो इसको कैसे लेके चलना चाहते हैं, विच रिमाइंड्स मी ऑफ द फेमस स्टेटमेंट, और वो ये कि शुरू आप करेंगे फिर फैसला हम करेंगे ख़त्म कहाँ करना है। देखिए फैसल, मैं उस वक्त भी बात कर रहा था कि शुरू तो उन्होंने कर दिया है, अब पाकिस्तान की बारी थी, उसने अपना एक रिटेलिएट कर दिया जितनी एग्रेशन हुई है। और इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें यूएस वाइस प्रेसिडेंट ईजे विंस 2 दिन पहले कह रहे थे कि वी कैन नॉट आस्क पाकिस्तान टू ले डाउन आर्म्स, वी कैन नॉट आस्क इंडिया टू ले डाउन आर्म्स। ये उनका अपना मसला, आपस में लगे रहेंगे। देखें ये न्यूट्रलिटी भी जाहिर करती थी कि अमेरिकन जो है इनडायरेक्टली वो इस वक्त भी इंडियंस के साथ थे। और मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ ये शायद बाद में साबित भी हो कि ये तमाम एक प्लॉट था जो कि डीजे विंस के विजिट के बाद शुरू हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्यों जो है वो मार्को रूबियो जो है वो क्यों मजबूर हुए बात करने पे हमारे आर्मी चीफ के साथ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये बात पहले भी हो सकती थी, ये डेस्केलेशन पहले भी हो सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका ने किसी तरीके से भी ऑफर नहीं की। आप सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट देते रहे कि आप रिस्ट्रेन करें, आप डी एस्केलेट करें, और पाकिस्तान को मशवरे देते रहे कि आप जो है एग्रेसिव ना हो। मेरे ख्याल में इस वक्त कल रात के और आज सुबह से जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद इन सबको इतना एहसास हो गया, खासतौर पर वो पावर्स बशमूल इसराइल के, बशमूल अमेरिका के जिस इंडिया को वो खड़ा कर रहे थे यहाँ पे एक पावर की तरफ, वो शायद उसके अंदर इतना दमखम नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉजी ज़रूर है लेकिन उसके पास विल नहीं है, विजन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो एक आइडियोलॉजी होती है, आप लड़ना किस लिए चाह रहे हैं? सिर्फ आप जो है किसी और मुल्क को प्रेशराइज करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि आप कितने ताकतवर। पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि कहते हैं ना कि इस्लाम के नाम पे बना है, और ये इजरायली भी जानते हैं, ये अमरीकी भी जानते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। अब एक तरफ से आप IMF से प्रेशर डाल रहे हैं, जो वर्ल्ड बॉडीज की तरफ से प्रेशराइज करें, दूसरा आपने इंडिया को यहाँ खड़ा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें इंडिया का अपना एक रोल रहेगा, लेकिन इस वक्त शायद एक मैसेज बड़ा क्लियर गया है कि इंडिया वो जंग नहीं लड़ सकता जिसके लड़वाने के लिए उन्होंने इंडिया को आगे किया था। बेशक सपोर्ट आई, पैसा भी आया, आपने इसराइली ड्रोन्स भी दिए, आपने जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट भी दिए, आपने इसको 400 डिफेंस सिस्टम भी दिया, वो सब का सब फूक गया 1 मिनट के अंदर। 20 से ज़्यादा साइट्स आपकी टारगेट हुई। अब देखिए इस वक्त मेरे ख्याल में एक ब्रीफिंग हो रही है, इंडियन अथॉरिटीज़ कर रही है कि जी जितने क्लेम पाकिस्तान कर रहा है वो गलत है। मैं आपको एक बड़ी खबर दूँ कि रिपोर्ट्स आ रही हैं और बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, शायद इसकी तस्दीक बाद में हो, कि एक हाई वैल्यू इंडियन ऑफिसर्स जो हैं वो टारगेट हुए हैं जो आज हमले किए गए 20 मकामात के ऊपर। तो देखिए मेरे ख्याल में अब शायद रियलाइज होना चाहिए कि इंडिया के जो है ना कोर्ट में बाल इसलिए है कि उसने अपना जितना एग्रेशन दिखाना था कर दिया। उसने एयर अटैक किया, उसने ड्रोन अटैक किया, और आज जो नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ, मेरे ख्याल में उसके बाद तो ये हाई एस्केलेशन थी और एक वार्निंग थी। पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया बड़ा एक लिहाज से सेंसिबल भी है और टारगेटेड है। हमने कहीं नहीं कहा कि हम सिविलियंस को मारेंगे,
हमने सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन किया और उन जगहों पे किया जिसके लिए प्लानिंग हम इतने दिनों से कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, हमने उन बच्चों के नाम के ऊपर जो मिसाइल भेजे, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मैसेज है कि हम अपने शहरियों के जो है वो बेईमाना कत्ल का बदला ले सकते हैं। हिंदुस्तान को अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ना फ़लस्तीन है, ना जो है मेरे ख्याल में इतना वो कमज़ोर है कि जिसको आप जिस तरीके से टारगेट करना चाहें। और अब एक चीज़ और होनी चाहिए, अगर वाकई रिकन्सिलेशन होती है और हम बातचीत करते हैं तो हमारी टर्म्स कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर हमारे साथ ही रहिएगा। बिल्कुल ठीक है जाहिर भाई। साबिक सफीर शाहिद मलिक साहब भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। और ये दुनिया बशमूल अमेरिका, चाइना, G7 ममालिक, नाउ दे आर कमिंग अपार्ट और अब वो कह रहे हैं कि जी डीएस्केलेट होना चाहिए मामला। लेकिन ये बात तो पिछले 2 दिन से हो रही है। शाहिद साहब, अमिट्स ऑल दिस थिंग जो कि भारत कर रहा है बार बार, आपको लगता है कि अब मामला डीएस्केलेट होगा या अभी भी भारत कुछ शरारत करेगा? देखिए, भारत को चाहिए ये समझ जाना चाहिए कि हम कोई यहाँ पे चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। हमने बहुत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया उनके साथ, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि व्हेन पुश टू द वॉल, आज सुबह 3:30-4 बजे जब उन्होंने मेन हमारे जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर जब हमला किया, तो जिसको लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं वो था। हमने बहुत कोशिश की कि उनको समझाया जाए कि इस चीज को आगे ना बढ़ाइए, क्योंकि फिर हमारी तरफ से भी हम भी मजबूर हो जाएंगे एक्शन लेने के लिए। आपको पता है, जिस तरह आपने फरमाया अभी पहले प्रोग्राम में, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा लीडर्स जो हैं उन्होंने उनसे भी बात की, हमसे भी बात की। हमने सबको यही कहा कि आप हिंदुस्तान को समझाएं कि वो इस बात को आगे ना बढ़ाएं। लेकिन आज सुबह जब उन्होंने हद ही खत्म कर दी, तो उसके बाद कुछ तो हमने करना था और ये मैसेज बहुत ज़रूरी था जाना हमारी तरफ से। बहुत अच्छा हुआ अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सही किस्म का जवाब गया है और हिंदुस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि वी आर सीरियस अबाउट इट। और अगर उनकी तरफ से जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आगे बढ़ेगी, तो बात मैं तो उम्मीद करता हूँ ना बढ़े आगे, लेकिन अब ये जो बॉल है, बॉल हिंदुस्तान के कोर्ट में है, जिस तरह अंग्रेजी में कहा जाता है। अगर वो चाहेंगे कि इस मसले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर दें तो ठीक है, हम तैयार हैं। आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे भी अपॉइंट हो गए हैं, उनके भी हैं। एक तरीका होता है कि आपस में बैठ के एक फोरम मिल गया है, आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो आप समझ रहे हैं इन फ्यूचर ये होगा ऐसा, जो डी एस्केलेशन का प्रेशर पाकिस्तान पर, यकीन तो आप मार्को रूबियो ने फोन करके डी एस्केलेट करने का ही कहा होगा, तो वो भारत पर भी आएगा? जाहिर है जी, डी एस्केलेशन का जिसको आप प्रेशर कहते हैं, प्रेशर के तहत तो हम आने वाले नहीं हैं। सिर्फ हम इस चीज के प्रेशर के तहत आएंगे, अमन का प्रेशर। अमन का प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर भी उतना ही होना चाहिए जो हमारे ऊपर जिसको आप प्रेशर कहते हैं। अगर वो इस चीज को समझते हैं, हम तैयार हैं। वो एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो हक धर्मी करेंगे और इस किस्म की हरकत करेंगे तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। भरपूर जवाब देगा पाकिस्तान, बिल्कुल। अच्छा, प्रेशर ना भी हो या जो दुनिया राबिते कर रही है, वो राबिते वहां भी किए जाएंगे, उनको भी, उन पर भी दबाव डाला जाएगा कि भाई डी एस्केलेट करें, तो वो बिल्कुल दबाव तो उन पे डाला जा रहा है। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों में, इसमें कोई वो छुपी ढकी बात नहीं है कि जो ईरान के वजीर खारजा आए थे, यहाँ भी आए, हिंदुस्तान भी गए। सऊदी अरेबिया के नायब वजीर खारजा यहाँ आए, हिंदुस्तान भी गए। और बिहाइंड द सीन्स फोन के ऊपर भी बातें हो रही हैं। आज भी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, वो भी इन टच हैं पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ भी। तो जो दुनिया है वो इस चीज को समझती है कि 2 बड़े मुल्क हैं, इनकी आपस में जंग जो है वो खित्ते के हक में नहीं है, दोनों ममालिक के हक में नहीं है। तो उन दोनों को कहा जा रहा है कि जी आप थोड़ा सा, हम तो तैयार हैं, हमने तो पहले दिन से कहा हुआ है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं, इट टेक्स 2 to tango। हम अकेले खड़े होकर क्या नाचते रहेंगे जब तक कि दूसरा आके हमारे साथ शामिल नहीं होगा गुफ्तगू में। और वैसे शाहिद साहब, पाकिस्तान 70-75 साल से पूरी दुनिया पे ये कहता रहा है कि हम अग्रेसर नहीं हैं, कश्मीर पे जुल्म भारत कर रहा है, हमारे अंदर दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। दुनिया की आंखें अब 70 साल बाद जाके खुली हैं, जब हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला हुआ, जब दीगर मामलात हुए। सो द थिंग इज के इस बार जो अमेरिका के जो बदले जो तेवर नज़र आ रहे हैं, वो इसी वजह से नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि इनके नेशनल्स हिट हुए
तो अब ये बदले हैं, वरना हो सकता था कि वो अगेन वही स्टांस लेते जो इससे पहले उन्होंने लिया था। जी देखिए, अब दुनिया जो है, दुनिया के अक्सर ममालिक जो हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जिसको कहते हैं कि जो जड़ है, फसाद की जड़ जो है वो हिंदुस्तान, और जब तक वहाँ पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर, सबसे बड़ी तो बात यह है कि वो ख़त्म हो। हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारा एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा मान चुकी है। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की फौज है इतनी ज़्यादा मकबूजा कश्मीर में, वो किस तरह कह सकते हैं कि हालात नॉर्मल है? नॉर्मल हालात में ऐसे तो नहीं होता कि फौज चप्पे चप्पे पे फौज मौजूद है मकबूजा कश्मीर में। तो दुनिया भी अब ये समझ चुकी है, दुनिया आजकल के आपको पता है आजकल के दौर में कोई चीज ढकी छुपी नहीं रह सकती, और उनके अपने तरीके हैं, उनकी सैटेलाइट इमेजरी है, सब कुछ है उनके पास मौजूद है। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसमें बहुत वजन है, और पूरी दुनिया को मेरे ख्याल में इस चीज का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान ने जो भी स्टांस लिया है अभी तक, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और मॉरल ग्राउंड के ऊपर भी हर तरीके से। तो अगर अब ये आपके सामने हो गया, अनफॉर्चुनेट है जो हुआ है पिछले 10-12 दिनों में, लेकिन ये हमें मजबूर कर दिया गया था कि हम इस किस्म की उनको इस किस्म का मुंह तोड़ जवाब हम उनको दें। एब्सोल्युटली। एम्बेसडर मलिक, नाउ अनदर थिंग, वो भारत ने तो खैर कई उज़ुरदारियां की हैं, उसमें से एक था इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ एज एन एक्सपीरियंस पर्सनल, आपको क्या लगता है कि जब ये चीज़ फिनिश हो रही है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिनिश हो जाएगी, उसका क्या बनेगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रीटी अबेंस वगैरह कुछ है नहीं, वो तो भारत ने सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपने लोगों को अपीस करने के लिए एक चीज़ कर दी। वेयर डज दैट स्टैंड्स नाउ? आपका जो सिंध तास मुआहदे की तरफ है इशारा, आपको याद होगा आज से 9 साल पहले जब उरी में अटैक हुआ था, 9 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, मोदी की स्टेटमेंट थी ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। आप देखें उनके जहनों में, बीजेपी के जहनों में जब से ये बात मौजूद थी कि किसी ना किसी वक्त पे आके हम पाकिस्तान को पानी के तहत प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे। अब उन्होंने जो यकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी से सस्पेंशन का कहा कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, इस किस्म की कोई शिक मौजूद नहीं है, ना इंडस वाटर ट्रीटी में, ना वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज। ये दोनों ट्रीटीज जो हैं ये गवर्न करती हैं दो मुल्कों के दरमियान जो मुआहदा है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा है वो तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है। तो इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी कि यूनिलैटरली कोई मुल्क भी जो है बगैर दूसरे मुल्क से बातचीत किए बगैर उसकी जो शिक हैं, जो है मुख्तलिफ है उसकी प्रोविजंस, उनको अमेंड करे। तो अब ये तो एक सी है हठधर्मी वाली बात है, और ये मैं आपको ये बताता चलूं, हमारे लोगों को भी, हमारे जो लोग हैं वो बहुत माशाल्लाह इस चीज को समझते हैं कि इस तरह के नहीं है हिंदुस्तान के हाथ में कि एक नलका है, नलका बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो गया। इसके लिए एक अरसा चाहिए जिसके लिए उनको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ये करना होगा। लेकिन पाकिस्तान भी कोई खामोश तो नहीं बैठेगा इन चीजों के ऊपर। अगर इस किस्म का आपको पता है कि हमारा 80% जो है दारोमदार जो है एग्रीकल्चर वगैरह का, वो सारा हमारा पानी के ऊपर है। तो जिस तरह कायद-ए-आज़म ने शुरू में कहा था कश्मीर हमारी शहरग है, उस तरफ इशारा उनका वही था कि वहां से कश्मीर जो है, कश्मीर से सारे दरिया जो आते हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, चनाब और झेलम जो पाकिस्तान के हिस्से में है, वो भी वहीं से बहते हैं। तो ये एक तरीका है कि इसको पानी को ना रोका जाए, और हमारा जो हक है इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास मुआहदे के तहत हमारा जो दिया गया है कि हमें इतना पानी मिलना चाहिए, उसको अगर रोका जाएगा सो इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ द ट्रीटी, द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, और हम इसको एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे देखते हैं। अगर पानी बंद करने की उन्होंने बिल्कुल ऐसी एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा शाहिद साहब, इसके बावजूद भी हमारा कितना जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स था, क्योंकि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट को निशाना बनाया, जब उसने स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया उसमें दरिया सिंध पर बने हुए जितने भी डैम इंडिया में मौजूद हैं, जो दरिया पाकिस्तान में आ रहे हैं, उन दरियाओं में से किसी भी आबी तंसीबात को पाकिस्तान ने निशाना नहीं बनाया। जी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ना, ये जो नीलम झेलम के ऊपर जो उन्होंने की है हरकत, ये जाहिर है एक बहुत सीरियस स्टेप है जिसके ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बैठ के उसका जायजा ले रहे हैं।
और ये इस तरह नहीं इसको बात को छोड़ा जाएगा, ये इसको मंदकी अंजाम तक हम लेके जाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे इसको। तो अभी देखिए, अभी तो जिस तरह कहते हैं ना, अभी तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एब्सोल्युटली। एंड सर वंस द ओके नाउ, वो इसका कैसे जवाब देंगे कि 5 तैयारे गिरा दिए, अब वो इसका कैसे जवाब देंगे कि बैटरी उड़वा दी, अब वो इसका कैसे जवाब देंगे कि चेक पोस्टें गिरवा दी। दे आर इन एब्सोल्यूट हॉट वाटर्स दिस टाइम राउंड। फैंटास्टिक T2 भी होगा इंशाल्लाह। जी, खबरें आ रही हैं आज तो अभी छठा तैयारा भी गिरा दिया है, तो ये चीज तो आगे बढ़ती जा रही है। बीच में थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी वो कम हो गई थी आपका, मैं सही तरह से सुन नहीं सका सवाल, लेकिन मैं आखिर में यही कहूंगा कि जिस तरीके से हमने जवाब दिया है उनके जारहाना हरकत का, मेरे ख्याल में पूरी कौम इसके पीछे है। हमारी अस्करी क़यादत ने बड़ी सही तरीके से उसका जवाब दिया है और पूरे नेशन को यूनाइट कर दिया है। हिंदुस्तान की जो है इस किस्म की हकधर्मी, तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरत भी थी। एक जो कौम है गैल्वनाइज हो गई है और हिंदुस्तान को पता है कि अब वो हमारे साथ इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से भरपूर किस्म का उनको जवाब मिला है। बिल्कुल। शाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब। किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान के इस जवाबी वार को? कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह के महबूब वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भरपूर रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। देखिए, ये तो अल्लाह का फैसला है। जब आप अल्लाह के दीन की मदद के लिए निकलेंगे, मुसलमानों की मदद के लिए निकलेंगे, इस्लामी रियासत की बका और सलामती के लिए निकलेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे और अल्लाह आपकी नुसरत फरमाएंगे। ये तो अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा तो सबसे ज्यादा सच्चा है। हम ये कोशिश कर रहे थे, हमारी क़यादत ये कोशिश कर रही थी कि मामलात ना बिगड़ें। हिंदुस्तान को बार बार समझाने की कोशिश हो रही थी कि भाई हम कमज़ोर नहीं हैं, अमन की ख्वाहिश हमारी मजबूरी नहीं है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आप अमन से खेलेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। वो हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की वाहिद दहशतगर्द रियासत है और उसका सरबराह दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। और अब जब जवाब मिलना शुरू हुआ है, और ये अगर आप 4 दिन पहले देखें तो उस वक्त ये हुआ था कि जब पाकिस्तान ने इनके जहाज गिराए तो ये आलमी दुनिया के पास भागे थे कि बीच में आए, हमने उसको भी वेलकम किया। सऊदी अरब ने कोशिशें शुरू की, अमेरिका ने की, ईरान ने की। अब भी जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ राब्ते हो रहे हैं। हमारी तरफ से बड़ा वाज़ेह जवाब है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा हमारे ऊपर तो फिर वही अशर करेंगे जो इस वक्त कर रहे हैं। अब तो खुद हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की वजारत दिफा तस्लीम कर रही है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, एक तरफ उनके साथ जो हो रहा है वो सब कुछ वीडियो की सूरत में, उनके अपने एतराफ़ की सूरत में मौजूद है, और दूसरी तरफ जो है वो ये कहते हैं कि हमने तो जनाब जो पाकिस्तान में लाहौर और मुल्तान के अंदर समुंदर था वहाँ पे जाके हमने अटैक कर दिया है। मैं लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, 52 साल का हो गया हूँ, समुंदर नहीं तलाश कर सका कि कहाँ पर है। तो हिंदुस्तान बेसिकली झूठ की बुनियाद पर, एक प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान को जो है वो चाहता था किसी तरीके से आलमी सतह पर जो है आइसोलेट करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत की फिक्र, सोच और आपस की मुशावरत से हिंदुस्तान को ना सिर्फ उसमें नाकामी हुई है, बल्कि जो हिंदुस्तान एक अपने आप को बड़ा जिन तस्वुर करता था या दुनिया के सामने था, उसका वो भरम भी टूट गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के मिसाइलों और पाकिस्तान की अफवाज के निशाने पर है। अभी तो ये इब्तदा है, हम नहीं चाहते हैं कि इस खित्ते के 2.25 अरब इंसान जो है वो खतरे में आए, लेकिन अगर हिंदुस्तान बाज ना आया तो फिर उसकी जो जंग की ख्वाहिश है उसकी तबाही की सूरत में उसके लिए हो जाएगी। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस भी तैयार है, कौम भी तैयार है। आप निकले शाहराहों पर, देखें जरा कैमरा लेके कि कहीं आपको कोई खौफ नजर आता है, जबकि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियोज आ रही हैं हिंदुस्तान की वो भी देख लें, तो एक बड़ा फर्क है। और वो फर्क ये है
कि मुसलमान जो है वो शहादत के लिए जिंदगी गुजारता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला। हमारी तो जिंदगी भी अल्लाह के लिए है और हम मरना भी अल्लाह के लिए चाहते हैं। और ऐसी मौत जो मुसलमानों की रियासत की बका के लिए हो, उस मुल्क की बका के लिए हो जिसकी बुनियाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बहने वाला खून है, उससे ज्यादा अच्छी मौत क्या हो सकती है। अगर आज नफीर आम हो जाए और हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ये कह दें कि मुझे कौम की जरूरत है, तो आप यकीन करें कि कोई मर्द औरत घर में नहीं बैठेगा, कोई बच्चा घर में नहीं बैठेगा। छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और वो अपने माँ बाप को कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमें लेके चले कहाँ जाना है। इन्होंने बच्चों को शहीद किया, मस्जिदों पे हमला किया। हमने किसी पाकिस्तान ने किसी एक जगह सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। पाकिस्तान का टारगेट हिंदुस्तान की दिफाई तंसीबात हैं, वो दहशतगर्दी के कैंप हैं जहां से दुनिया में दहशतगर्दी होती है, और उसके ऊपर हिंदुस्तान का रोना धोना बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निशाना ठीक लगा है। बिल्कुल अशरफी साहब, आप एक तवाना आवाज़ है इस कौम की। मैं चाहूँगा कि आप कौम को इस वक्त तक पैगाम दें, क्योंकि यकीनन ये कौम इस वक्त पूरी तरीके से जाग भी चुकी है और देख भी रही है और सड़कों पे भी है, और डर और खौफ नहीं है। ख़ास तौर पे वो मंज़र हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा कि जब एक पंजाब रेंजर का एहलकार वो अपनी G3 से और एक सिविलियन अपनी गन से उस ड्रोन को निशाना बना रहे थे जो भारत की तरफ से आए। तो मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज इस वक्त ज़रूर दीजिए। मैं कुरान करीम की उस आयत का जिक्र करूंगा जो अल्लाह ने बदर के मौके पर जो है मुखातिब करके कहा था मुसलमानों को कि इस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तुमने अपने रब से फरियाद की थी, तुमने अपने रब से मांगा था, तुम्हारे रब ने फिर तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भी उतार दिया। आज आप देखिए कि ये इब्राक का लश्कर ने बैतुल्लाह पे जब हमला करने की कोशिश की तो अल्लाह ने अबाबील उतारे थे। आज जब बैतुल्लाह की बेटियों को हिंदुस्तान ने निशाना बनाया तो उसके लिए हमारे मिसाइल जो हैं वो राफेल भी गिर गया और पता नहीं क्या क्या गिर रहे हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम से मैं ये कहूँगा, एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, मुसल्लों पे बैठ के अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की, हमारी अफवाज की, हमारी क़यादत की ना सिर्फ हिफाजत करे बल्कि हमें सही वक्त पे सही फैसला करने की तौफीक अदा फरमाए। और उसके साथ साथ अफवाह साजी, सबसे बड़ा मौजूदा दौर में हथियार अफवाह साजी है। किसी भी सूरत किसी अफवाह में ना आए। आपको जो DGI-SPR बताएं, आपकी वजारत इत्तेहाद बताए, आपकी हुकूमत बताए, उस पर यकीन करें। देखिए कहते हैं नूर खान एयरबेस उड़ा दी, नूर खान एयरबेस पे जाके पूरी कौम बाहर खड़ी है, पिंडी के लोग निकले हुए हैं, कहते हैं लाहौर के अंदर क़यामत आ गई। मैं लाहौर में रह रहा हूँ, दिखाओ कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई खतरा पाकिस्तानी महसूस करते हो या खौफजदा हो, लेकिन हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है सबसे पहले, और वही सबसे बड़ी ताकत है। फिर हमें अपनी क़यादत को, अपनी फौज को, अपने सिपा सलार को, फजाइया, बर्री, शहरी, ये फौज के सरबराहों को ये यकीन दिलाना है। और हम ये यकीन दिलाते हैं कि वल्लाह हम तजदीद बैत करते हैं, तजदीद अहद व वफा करते हैं अपने वतन के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने दीन के साथ, और इस वतन की हिफाजत के लिए जहाँ भी जिस वक्त भी हमें हमारी रियासत तलब करेगी इंशाअल्लाह वो हमें अपने साथ पाएगी। पाकिस्तान के दीनी मदारस मसाजिद के 30 लाख तलबा वो एक सिपा सलार के हुक्म पर, रियासत के हुक्म पर तैयार खड़े हैं, एक आवाज से लब्बैक कहते हुए वो अपनी फौज के निशाना बिशाना खड़े होंगे। और यही पूरी कौम का हाल है। हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, अल्लाह के सामने उससे मदद और नुसरत भी मांगनी चाहिए जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर में अल्लाह से ये दुआ की थी और कहा था कि या अल्लाह ये तेरा कलमा पढ़ने वाले, तेरी तौहीद का परचम थामे हुए ये आगे हैं, आज इनको फातेह बना दे। और अगर तूने इनको फातेह ना बनाया तो फिर तेरी तौहीद का कलमा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। ये तौहीद की बुनियाद पर कायम मुल्क जो है
इसकी आवाम को, और ये भी मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं ये कहूँगा ये ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए कि इस वक्त अगर आप देखें सोशल मीडिया पे पूरा आलम इस्लाम, उसकी आवाम, लोग पाकिस्तान के और पाकिस्तान की फौज के लिए दुआएं कर रहे हैं, अपने ताउन का ऐलान कर रहे हैं। हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान वालों तुम तनहा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये बता दिया है कि ना हिंदुस्तान इसराइल है, ना पाकिस्तान फलस्तीन है, और कुछ हिसाब हमने ये ड्रोन गिरा के इसराइल से भी बराबर किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, और अगर हम कमजोर होते भी तो हमारा अल्लाह बहुत बड़ा ताकत, हम कमजोर भी हों, ज़ईफ भी हों, लेकिन जिस अल्लाह ने 313 को बदर में फातेह बनाया था, वो अल्लाह हमें भी फातेह बनाएगा, और उसने बना दिया है फातेह। ये दुनिया देख रही है, इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की क़यादत के साथ रास्ते कर रही है। सऊदी अरब भी कोशिश में है, अमेरिका भी कोशिश में है, और ममालिक भी है। हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी सलामती, इस्तेहकाम, अपने वक़ार के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी मार्का होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हिंदुस्तान अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा जो हर 6 महीने साल के बाद वो करता था। अब उसको सबक मिल गया होगा कि सिर्फ चाय पिलाई थी, इस बार तो चाय के साथ कुछ और भी कर दिया है पाकिस्तान ने, और चाय भेज भी दी है हमने उस तरफ। खाली हम मेहमान नवाजी इस तरफ नहीं उस तरफ भी कर रहे हैं, और बड़ी ठीक ठाक मेहमान नवाजी हो रही है। ये तो जरा ये जो धुआं है नीचे होने ने, फिर दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ने हशर क्या किया है। और इसलिए हम अल्लाह गरीब का ही शुक्र अदा करते हैं, हमारे अबाबिलों ने इन फिरौनों को और इन हाथियों को जिस तरह जमीन दोज किया है, ये मेरे अल्लाह का करम है, और मेरी फौज की और मेरी कौम की नेक नियती है। इस पर हमें रब का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और अपनी अफवाज को सलाम भी पेश करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अशरफी साहब, आपने कहा, आपसे कुछ देर पहले फरमाया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला फातेह बना रहा है। अब इस वक्त भारतीय वजारत दिफा, भारतीय फौज इस बात का एतराफ़ कर रही है कि उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान ने तेज़ तरीन मिसाइलों से हमला किया है। तो ये एतराफ़ कर लेना यकीनी तौर पर एतराफ़ शिकस्त जी अपने आप में फतह है। ये एतराफ़ शिकस्त है उस फिरौन का, उस जालिम का, उस दहशतगर्द का जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करता है, जिसने पाकिस्तान के 90,000 लोगों को शहीद किया है। ये एतराफ़ है उस कमीने दुश्मन का जो रात की तारीकी में आके हमारे बच्चों को शहीद करता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की फौज का और पाकिस्तान की क़यादत का कि उन्होंने अल फतह को उन बच्चों, मासूम बच्चों के साथ मंसूब किया जो बावलपुर में और कश्मीर में शहीद किए गए थे। मस्जिदों में ये बुज़दिल हमारी फौज के सामने तो आता ही नहीं है, फौज के सामने आता है तो जल्दी जल्दी सफेद झंडा निकाल लेता है। ये बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में मस्जिदों पे हमला करता है। और अब हमारी कौम को भी और दुनिया को भी पता चल गया कि मस्जिदों पे हमला करने वाले कौन है, और हमारे इमाम बारगाहों पे हमला करने वाले कौन है। और आप देखें कि आज भी कोशिश की गई, आज रात भी, कि सिखों की इबादतगाहों को निशाना बनाया जाए। अकलियतों का कातिल, मासूम औरतों का कातिल, बच्चों का कातिल। इंशाअल्लाह ताला ये मैंने जैसे अर्ज किया, ये आखिरी वार होगी, ये आखिरी मर्तबा होगा। हिंदुस्तान इसके बाद इस काबिल भी नहीं रहेगा कि वो पाकिस्तान के हवाले से कभी मनफी नजर से देख सके। और बशारत है अहले कश्मीर के लिए, और बशारत है अहले फलस्तीन के लिए भी, कि जिस तरह इसराइल हिंदुस्तान की मदद के लिए आया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि राफील हो तो वो भी गिरेगा, इसराइली ड्रोन हो तो वो भी गिरेगा, हिंदुस्तान की अगर जो फौजी तनसीबात हो तो वो भी निशाने पर आएंगी। तो ये मेरे अल्लाह की तरफ से है कि पूरा कुफ्र एक जगह आके खड़ा हुआ और मेरे अल्लाह ने हमारी मदद की है, और उसी अल्लाह से हम मदद के तलबगार है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है, और हमारे लिए हमारे मुसलमान भाई जो दिन रात हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं और जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि या अल्लाह तौहीद के मानने वालों को इन काफरों पे तू जो है गालिब कर दे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।